तो ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, लेकिन अब पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं। इधर ध्यान दो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स। तो इनको समझने के लिए हम कुछ सेट्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये है सेट ए और इसमें एलिमेंट है x सच दैट ये x क्या है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। इस फॉलो में जो भी लेटर आ रहे हैं उन लेटर्स का सेट। तो अगर हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट होगा हमारा f, एक लेटर हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद o, फिर l आएगा, फिर l दोबारा आ रहा है लेकिन उसको एक ही बार लिखते हैं। सेट में हम एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं। अगर एक एलिमेंट l पहले आ चुका है तो बस वही काफ़ी है। फिर o भी हमारा आ चुका है, फिर w। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया a। अब इस सेट में ध्यान दो, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट के, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम n लिखते हैं और ब्रैकेट में ये सेट a लिख दिया। इसका मतलब सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और वो हम काउंट करके लिखते हैं, तो वो हो गए हमारे 4। तो इसमें सेट में एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं और काउंटिंग उनकी आ रही है, उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगी 4। तो ये सेट, इस तरह का सेट जिसमें काउंटिंग कोई फाइनाइट नंबर होती है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि नंबर 2 डिफाइन करते हैं हम ये कि सेट बी है हमारे पास किस तरह से कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड साथ में x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 और लेस देन 8। अब इसको देखें तो सेट b को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा 3 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 3 पे इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए 3 आएगा। 4 5 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और 8 से भी छोटे हैं, 3 से बड़े हैं या 3 के इक्वल भी हमने लिया हुआ है इसमें। 5 6 7 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 पे इक्वल का साइन नहीं है। 8 से छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो 7 ही होगा, फिर इसके बाद अब ये ख़त्म। तो अब इसमें काउंट करें तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गए। तो ये भी कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, यानी कि एन बी कैसा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हो गए 5। तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। अब तीसरा सेट देखें, थर्ड सेट, ये देखो सी एक्स, इसमें एलिमेंट है x और सच दैट x इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये देखें तो इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 5 एलिमेंट थे, लेकिन अब सी सेट में x इज द सिटीजन ऑफ इंडिया कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो ये सेट कैसा होगा, ये सेट होगा, ये भी होगा फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्यों होगा कि एलिमेंट कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें, भले ही प्रैक्टिकली उनकी काउंटिंग पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली काउंटिंग अगर पॉसिबल है, यानी कि 1 2 3 और एक ऐसी पोजीशन आ गई कि पूरे आपने काउंट कर लिए, फिर एक नंबर आ गया, अब उस नंबर के आगे कोई और काउंटिंग बची नहीं, तो वो हम कहेंगे कि ये है इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। वो होना चाहिए फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि काउंटिंग ख़त्म हो जाए, भले प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, थ्योरेटिकली। तो ऐसे सिचुएशन में तो ये सी सेट है कितना भी बड़ा, लेकिन फाइनल एक हमारे पास काउंटिंग का एक नंबर होगा कि ये है x इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एन सी यहाँ पे हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा नंबर ज़रूर होगा, लेकिन बड़ा नंबर होने के बावजूद भी ये होगा फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, अब बात आएगी कि इनफाइनाइट सेट क्या होंगे। तो इनफाइनाइट सेट जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब इसमें हम
कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर क्यों ना हम वो कर लें, जैसे 125 करोड़, ये एक नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन अगर इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो इससे आगे वाला, 2 प्लस कर देंगे इससे आगे वाला, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर की कमी नहीं है, जहाँ पे भी आप सोचो कि ये एंड है वहाँ पे उसका कोई एंड नहीं है, यानी कि वो एंडलेस है, चलता ही रहता है। तो ऐसा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है वो होगा इनफाइनाइट सेट। लेकिन दूसरा सेट, जरा इसी को गौर करो आप कि ये है, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर के बजाय इसी में अब कर दें क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर। तब ध्यान दो ये सेट बी, अब ध्यान दो सेट बी को अब हम लिखना चाहें तो अब नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो अब डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में डेसिमल वाले नंबर तो थे नहीं। तो 3 के बाद सीधा आपने 4 लिख दिया। अब आपको 3 लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया, तो अब 3 के आगे आप लिख रहे हो, क्या लिखोगे, 3.1। अब 3.1 से पहले ये नहीं आ जाएगा 3.01। क्यों? क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 3.01 से छोटा है। अब कैसे भी आप 3 के आगे वाला नंबर भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 3.0000 कितने भी जीरो लगा के आप 1 लिख दोगे तब भी वो 3 के आगे वाला नंबर नहीं है, उसको लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि डेसिमल इनफाइनाइट पोजीशन तक रहता है। तो 3 के आगे वाले रियल नंबर को हम लिख ही नहीं सकते। तो फिर क्या कहते हैं, उसको काउंट कैसे करेंगे? यहाँ पे काउंटिंग की शुरुआत ही पॉसिबल नहीं है। और फिर 3 से इतने सारे नंबर हैं कि 3 से 3.1 के बीच में ही इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, तो काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं और नंबर भी कैसे है, इनफाइनाइट है। तो इस तरह के सेट को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इस केस में भी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रियल नंबर कर दिया तब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अलग अलग एलिमेंट करके लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक एलिमेंट के बाद दूसरा ठीक एलिमेंट, यानी कि इसके सारे एलिमेंट, इसके हम कहें कि लगातार 3 एलिमेंट लिख दो या 4 एलिमेंट लिख दो तो वो भी नहीं लिखे जा सकते। तो ये एक इसके साथ में प्रॉब्लम तो काउंटिंग की शुरुआत की ही है, और इसमें भी एलिमेंट है इनफाइनाइट, तो ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट। लेकिन आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि एक्स इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा सेट डिफाइन करता है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्काई स्टार ऑफ स्काई, एक्स आसमान का तारा है। तो इस केस में क्या है कि आपको कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा नहीं, कितने भी ज़्यादा संख्या में क्यों ना हो, फाइनली थियोरेटिकली हम एक नंबर हमारे पास बहुत, वो कितना भी बड़ा हो, वो एक नंबर होगा जो बताएगा कि आसमान में इतने तारे हैं। उसके बाद उसमें कुछ आगे गुंजाइश नहीं रहेगी, वो एक हमारे पास एंड वाला नंबर होगा। तो वही क्या होगा, इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा, वो भले ही कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन वो सेट भी फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्टार ऑफ स्काई, ये वाला सेट भी फाइनाइट सेट होगा। बच्चों में गलती करते हैं बच्चे, इस जगह पे इस तरह का सेट आ जाता है तो तुरंत ही क्या करते हैं कि उसको लिखते हैं इनफाइनाइट सेट, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द लीफ ऑफ किसी पर्टिकुलर ट्री की, नीम ट्री है कोई पर्टिकुलर, उसकी पत्तियां हैं। तो अब फिर बच्चे वही गलती कर जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ गए। तो देखो इनफाइनाइट सेट में हम इस तरह से एन, और जैसे सेट बी है, अगर इनफाइनाइट है तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को अब डिफाइन करते हैं कि इफ़ अ सेट हैज द नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट देन इट इज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट। लेकिन अब दूसरी चीज़ आएगी, इक्वल सेट्स। तो दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? तो ध्यान दो, पहली बात, इक्वल सेट में सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट ए के और सेट बी के बराबर हो। दोनों सेट के जो जिन दो सेट्स को हम इक्वल कंपैरिजन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ मैं एक सेट और डिफाइन करता हूँ बी सी डी, मान लो यहाँ पे ये डी डिफाइन किया मैंने, 4th नंबर डी डिफाइन किया, सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ
द वर्ड वोल्फ। अब इसको देखो तो डी सेट जो होगा उसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, डी सेट को अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो देखो W आएगा, ठीक है, O आएगा कॉमा लगा के, फिर L और फिर F, ठीक, D। और इस सेट को देखो तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट डी में हैं। देखो F है, O है, फिर थर्ड एलिमेंट L वो भी है, फोर्थ एलिमेंट W वो भी है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट डी में है। और उल्टा देखें सेट डी के सारे एलिमेंट, अब भाई नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तब भी हम कहेंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें, और नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो हम कहेंगे डी के भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देख लो W, डी का एलिमेंट W इसमें है, O इसमें है, L इसमें है और F भी इसमें है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट तो सेट डी में प्रेजेंट है और सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर ही होंगे, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट हैं इक्वल। अब ये यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इसको आगे पीछे इसको भी करके लिख सकते हैं, इसको भाई W पहले लिख सकते हैं, उसके बाद O लिख सकते हैं, उसके बाद L लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। सेट में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे अरेंज कर सकते हैं। तो सेट A और सेट B ये दो सेट हैं, तो इन दोनों के बीच में अब इक्वल का साइन आ जाएगा और इन दोनों सेट को बोलेंगे हम इक्वल सेट। तो सेट A इज इक्वल्स टू सेट D, हम ये कहेंगे A और D सेट हैं तब सेट A इक्वल्स टू सेट D। तो इक्वल सेट्स हो गए। अब बात करेंगे हम एम्प्टी सेट्स की। तो एम्प्टी सेट क्या होते हैं? तो एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है, नल सेट भी बोलते हैं इसको, वॉइड सेट भी बोलते हैं, मतलब जो सेट हो खाली, खाली डिब्बा। मतलब जैसे हम एक डिफाइन करते हैं सेट, मान लो E, और वो सेट है क्या, X सच दैट X इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, X इज नेचुरल नंबर। ये देखो ये भी, इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे, X इज नेचुरल नंबर, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। एंड X इज लेस देन -3, X एक नेचुरल नंबर है, ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए और साथ में ये वाली बात भी होनी चाहिए कि X -3 से छोटा होना चाहिए। तो देखो अब सेट E को लिखेंगे हम, तो सेट E में सबसे पहला नेचुरल नंबर 1, क्या सेट E में रख सकते हैं 1 को, हम नेचुरल नंबर है तो ले तो सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन साथ में ये भी है कि वो जो नंबर हम ले रहे हैं वो -3 से छोटा भी होना चाहिए। अब 1 तो -3 से बड़ा नंबर है तो 1 को ही नहीं ले सकते, 2, अब वो तो 1 से भी बड़ा है तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा E, कैसा हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, ठीक। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। एक तरीका गलत और आता है बीच में, क्या कि E को अगर ऐसे लिख दिया आपने, क्या एम्प्टी सेट, और इसके अंदर फाई लिख दिया, तो ये तरीका सही नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट में एक एलिमेंट है फाई, यानी कि ये यहाँ पे E एम्प्टी सेट नहीं हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं है, एम्प्टी सेट के लिए क्या होगा, एम्प्टी सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। तो जिस सेट में अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उस सेट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो ये हो गया हमारा, इस केस में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये सिंगलटन सेट है। ये तरीका एम्प्टी सेट के लिए, इस सेट को लिखने के लिए गलत है। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। तो ये थे हमारे इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें जो 1.2 एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं वो। अब इनको तो हम हटाते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और इस क्वेश्चन में ध्यान दो, पूछा गया है कि विच आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, और इसमें जो पार्ट 2 है वो है सेट ऑफ
इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या नल सेट होगा? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ध्यान रखना है आपको, 2। फिर प्राइम नंबर्स में देखो ध्यान दो, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। ये सब प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन इनमें ये सारे ये ऑड हैं, इवन केवल 2 है। तो इवन प्राइम नंबर्स का सेट बनाए तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। अब एक एलिमेंट तो है, तो ये नल सेट नहीं होगा, ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन इसको हम बोलते हैं, अगर सेट में एक ही एलिमेंट है तो इसको बताया क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन फोर्थ जो इसमें है उस पर ध्यान दो कि इसमें कहा गया है कि सेट में एलिमेंट है y, और y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो देखो 2 पैरेलल लाइंस, ये हैं 2 पैरेलल लाइंस। अब इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कॉमन पॉइंट कौन सा होता है जरा गौर करो, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो सेट है ये हो जाएगा फोर्थ वाले एग्जाम्पल में। ये तो सेकंड वाले एग्जाम्पल के लिए तो हमारा कैसा आया? नॉन एम्प्टी सेट है, नल सेट नहीं है। लेकिन ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये नल सेट हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस इसी तरह से कर सकते हो। तो अब इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ये जो सेट है ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट। तो इसमें जो सबसे पहले सेट है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और इनके बीच में भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, मतलब कुल मिला के इतनी लाइनें होंगी इनफाइनाइट तक कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल एक दूसरे सटे सटे लाइन बहुत सारी होगी, बस एक लाइन से दूसरी लाइन सटी हुई है, बहुत सारी लाइनें होंगी। तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट नहीं होगा, यानी कि ये होगा इनफाइनाइट सेट नंबर 1। अब नंबर 1 के बाद नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल ऑफ द अर्थ। धरती पर जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं। अब इस समय क्या कहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं बच्चे के, सर हमने काउंट करना शुरू किए अभी, और फिर क्या कहते हैं बाद में पता चला कि और बढ़ गए, एनिमल पैदा हो गए कुछ और। तो ऐसा है कि किसी इंस्टेंट के लिए इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट के बाद जो पैदा हुए हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो एक इंस्टेंट के लिए एनिमल, एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये एनिमल है, वो एनिमल है, सर क्या मैं एनिमल हूँ? तो ये तो आप खुद ही पता करो कि आप क्या हो, एनिमल हो क्या हो। लेकिन एक इंस्टेंट के लिए कितने भी एनिमल हो पूरे अर्थ पे, वो होंगे तो एक फाइनाइट नंबर ही, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल ऑफ द अर्थ, ये होगा फाइनाइट सेट। ध्यान रखना है फाइनाइट सेट। इसमें यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, ये इनफाइनाइट सेट कर जाते हैं। अब सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाले सारे सर्किल। तो देखो ओरिजिन से एक सर्किल पास हो गया, 2 सर्किल पास हो गए, तीसरा सर्किल पास हो गया, चौथा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, छोटा बड़ा तमाम सर्किल ओरिजिन से पास हो सकते हैं। ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनली अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में देखो 2 सेट दे रखे हैं और पूछा है कि वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो सेट ए हमें गिवन है कितना? सेट ए है 2 और 3। सेट ए में 2 ही एलिमेंट हैं। सेट बी क्या है कि सेट बी में x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यूज होंगी सेट बी। तो ध्यान दो कि इसको सॉल्व करें तो हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फैक्टर करेंगे तो इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 और इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। ये सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि सेट बी होगा हमारा -2 और -3, ये 2 एलिमेंट होंगे सेट बी में। और सेट ए में एलिमेंट है 2 और 3।
तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए इक्वल के लिए। तो देखो 2 है इसमें 2 नहीं है क्योंकि ये है -2, 3 है इसमें -3 है। तो कुल मिला के एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट नहीं है और सेट बी के सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सीधी बात है कि सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है वो तो मैंने एग्जांपल में ही करा दिया था। तो अब ये एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस किए हमने एक्सरसाइज के एग्जांपल के तौर पे, बाकी आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आप कर लेना। अब इस एक्सरसाइज में जो भी पूरी कहानी आपको बताई गई है उसके शॉर्ट नोट्स और देख लो, इन सबको हटाते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले नल सेट पढ़ा हमने। सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ के या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट सेट, सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज कैसा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी and all elements of set B are present in set A, then two sets A and B are said to be equal and can be written as set A equals to set B. Then ठीक, तो ये है आपके नोट्स, इनको नोट करो और ये लेक्चर अब यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल।